नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके बाद पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह भारत जोड़ो पदयात्रा निकाल रहे हैं। यूपी के जनपद रायबरेली में पदयात्रा के तीसरे दिन कांग्रेस पदाधिकारियों ने हर खबर संवाददाता दीप चंद्र मिश्रा से बातचीत करते हुए कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर चुकी है। रायबरेली कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए हमेशा बलिदान दिया है, जो किसी से छिपा नहीं है। भारत जोड़ो कांग्रेस की यात्रा का आज लगभग 40 दिन हो रहा है। मैं मौजूद हूं जनपद रायबरेली में, जहां पे आप देख रहे हैं यहां पर कांग्रेसियों द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। यहां पर आज इनका तीसरा दिन है। आइए बात करते हैं पदाधिकारियों से कि यात्रा कहां से कहां तक जा रही है और उसका उद्देश्य क्या है। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। परिचय दीजिए प्लीज। सुशील पासी, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश। आपकी यात्रा को आज कौन सा दिन, कितना दिन हो गया? हम लोग 14 अक्टूबर से आदरणीय पंकज तिवारी जी, प्रवीण सिंह जी, पंजाबी सिंह जी, अतुल सिंह जी, सभी के नेतृत्व में हम लोग जो है 14 अक्टूबर से चले हैं। क्या उद्देश्य है सर? देश में सामाजिक और राजनीतिक न्याय का ताना बाना जो महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, मौलाना आजाद ने जो हमारे लिए छोड़ा था, आज वो पूरे देश में वो ताना बाना खत्म हो चुका है। भाईचारा खत्म हो गया। जाति और धर्म के नाम पर हमें लड़ाया जा रहा है। आर्थिक व्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। फिर से हम चाहते हैं कि इस देश में धन का केंद्रीकरण न हो, विकेंद्रीकरण हो, जिसका सपना हमारे नेताओं ने देखा था। तो हम राजनीतिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए हमारे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं। आज हम सोनिया गांधी जी के क्षेत्र में 14 अक्टूबर से लगातार हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी पैदल यात्रा कर रहे हैं। रायबरेली में जो ताना बाना भाईचारा का सोनिया गांधी जी ने बुना था, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बनाए हैं, जो विकास उन्होंने किया है, लेकिन कुछ लोग रायबरेली में आकर के भाईचारे को खत्म करते हैं, लूट घसोट करते हैं और केवल गाली देने का काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी को गाली देते हैं, कांग्रेस को गाली देने का काम करते हैं। आज रायबरेली की जनमानस भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चल करके गए, उनको जवाब देने का काम करेगा। और हम चाहते हैं कि रायबरेली का जो गंगा जमुनी का जो तहजीब जो हम लोगों को दिया गया विरासत में, हम उसको फिर से कायम करना चाहते हैं। यात्रा का उद्देश्य है सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, और कहीं पर भी जो है गंगा जमुनी तहजीब की जो धारा प्रवाहित हो रही है रायबरेली में, उसमें कहीं पर भी रुकावट न है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष मौजूद है पंकज तिवारी जी, इनसे बात करते हैं कि इनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है, यात्रा कहां से कहां तक जा रही है। सर, सबसे पहले बताइए आपकी यात्रा कितना दिन हो गया? आज भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम है। ये हमारे नेता, देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत के इतिहास में पहली बार 3570 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय किया है, जो 7 सितंबर से शुरुआत हुई है। कल शाम तक का 1000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय कर ली। सर, यात्रा कब तक चलेगी? ये यात्रा पूरे 5 महीना चलेगी। 150 दिन का उनका लक्ष्य है। हम लोग उन्हीं के समर्थन में रायबरेली जनपद में 14 अक्टूबर से शुरू किया है और 5 नवंबर तक हमारे यहाँ रायबरेली जनपद में यात्रा शुरू होगी। थैंक यू। जैसा कि ये जिलाध्यक्ष रहे कांग्रेस के, उन्होंने बताया कि ये 150 दिन का कार्य है, कि यात्रा चलती रहेगी और भारत को जोड़ते रहेंगे। सामाजिक न्याय हो, भाईचारा हो, बना रहेगा। कहीं पर भी जो है लूट घसोट नहीं होने देंगे, जैसा इनका कहना है। ये आप कार्यकर्ता देख रहे हैं, कांग्रेस के सब जो है पदाधिकारी हैं, रोड पर पैदल हैं। एक सर और इनसे बात करना चाहेंगे कि ये कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और जो है इस यात्रा जो है इसका उद्देश्य क्या है, और यात्रा आज लगभग जो है 40 दिन होने वाला है। राहुल गांधी जी मैदान में है। राहुल गांधी के साथ साथ जो है पूरा कांग्रेस जो जितना भी कुनबा है वो मैदान में है, रोड पर है और सड़क पर निकल कर जो है बिल्कुल जो है पूरे भारत को जोड़ने का काम कर रहा है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ दीपक मिश्रा, हर खबर। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। महंत और मंदिर पुजारियों पर आरोप लगा है। महिला ने सभी पर लगाए हैं गैंगरेप के आरोप। नशे की हालत में दिया वारदात को अंजाम। किसी को बताने पर मिली जान से मारने की धमकी। पीड़िता ने गोमती नगर थाने में दी शिकायत। तो पुलिस पर लगाए कार्रवाई न करने के आरोप। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। लखनऊ से बड़ी खबर। महंत और मंदिर पुजारियों पर आरोप लगा है। महिला ने सभी पर गैंगरेप के आरोप लगाए हैं। नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। वहीं पीड़िता ने गोमती नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई और पीड़िता का आरोप है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है।
तो ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपके सामने। आपको बता दें कि महंत और मंदिर पुजारियों पर आरोप लगा है। महिला ने सभी पर गैंगरेप के आरोप लगाए हैं। नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और पीड़िता ने गोमती नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। कन्नौज में आयोजित किए जा रहे स्वास्थ्य मेले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। गुरसहायगंज पीएचसी में आयोजित स्वास्थ्य मेले में महज एक महिला डॉक्टर की तैनाती की गई। स्वास्थ्य मेले में लापरवाही के चलते मरीजों को बिना इलाज के ही वापस जाना पड़ा। कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। कासिमपुर गांव में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। डीएम ने नाव पर बैठकर देखी हकीकत। बाढ़ प्रभावितों को राहत कैंपों में पहुंचाने के निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावितों को दी जाएगी हर संभव मदद। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। कासिमपुर गांव में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कन्नौज से बड़ी खबर। डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। डीएम ने नाव पर बैठकर देखी स्थिति। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद देने के लिए कहा और साथ ही साथ निरीक्षण किया किस तरीके से क्या कुछ दिक्कतें लोगों को हो रही है। बड़ी खबर आपके सामने। बाढ़ प्रभावितों को राहत कैंपों में पहुंचाने के निर्देश भी दिए। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद दिए जाने की बात भी कही। कासिमपुर गांव में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। नाव में बैठकर उन्होंने हकीकत जानी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। डीएम ने खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। नाव में बैठकर उन्होंने लोगों की समस्याओं को जाना। तो आपको बता दें कि कासिमपुर गांव में बाढ़ का कहर देखने को मिला है, जहां पर डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और डीएम ने निर्देश दिए कि लोगों को हर संभव मदद दी जाए। अधिकारियों को इसके निर्देश भी दिए और साथ ही भरोसा भी दिलाया लोगों को कि उनको यहां से शिफ्ट किया जाएगा और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पीईटी की परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलवाने पहुंचे परिजन। महिला परीक्षार्थियों ने की मांग, महिलाओं के परीक्षा केंद्रों को होम डिस्ट्रिक्ट में देने की मांग की। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। पीईटी की परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलवाने पहुंचे परिजन और महिला परीक्षार्थियों ने मांग की है परीक्षा केंद्र को होम डिस्ट्रिक्ट में देने की मांग। महिला अभ्यर्थियों को पीईटी की परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलवाने पहुंचे परिजन। महिला परीक्षार्थियों ने मांग की है कि परीक्षा केंद्र को होम तो पीईटी की परीक्षा देने अभ्यर्थी पहुंचे। कन्नौज में पीईटी परीक्षा को लेकर 18 परीक्षा केंद्र बनवाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था को लेकर पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों में स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई। पीईटी की परीक्षा देकर लौट रही थी छात्रा। इटावा से पेपर देकर आ रही थी छात्रा। NH2 हाईवे पर हुआ हादसा। चंदीपुर गांव की निवासी थी मृतक छात्रा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने।
आपको बता दें कि छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है। पीईटी की परीक्षा देकर लौट रही थी छात्रा, इस दौरान यह हादसा हुआ। NH 2 हाईवे पर हुआ है ये हादसा। चांदीपुर गांव में रहती थी। फतेहपुर से बड़ी खबर, सड़क हादसे में छात्रा की मौत। पीईटी की परीक्षा देकर लौट रही थी छात्र और इस दौरान ये सड़क हादसा हुआ। खबर हमीरपुर से है, जहां पर गैर जिम्मेदारों की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ रही है। अन्ना मवेशियों ने किसानों की सैकड़ों बीघे में बोई मूंगफली की फसल को नष्ट कर दिया है। 80 से 100 अन्ना गौवंश किसान की खेतों में घूम रहे हैं, जो लगातार किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार से अन्य गौवंशों को गौशाला में बंद करने और मुआवजा देने की गुहार लगाई है। मूंगफली जो 5-6 बीघे में थी वो चढ़ गई है। जानवर मतलब यहाँ से जानवर गौशाला वाले जानवर आते रात को छोड़ देते हैं, सब सारे जानवर मतलब 6 बीघा की मूंगफली सारी अच्छी थी, वो चढ़ गई। गाय है, ये बछेड़ा है, काफी है, बैल है। हाँ। कौन सा गांव है? महेरा गांव है। सर ये समस्या है कि हमारे यहाँ जानवर जाते हैं, प्रधान छोड़ता है, फसल नष्ट कर देते हैं। रात दिन जो तो मेहनत करते हैं, कहाँ लोग हम मान लो रात दिन मेहनत करें, वहाँ ले जाते हैं जानवर अंदर करने के लिए, फिर छोड़ देता है, धमकी देता है मारने की कि साले नहीं बढ़ेंगे, जाओ तुम्हें जो देखा है तो करो। आप पूरी जो अन्ना जानवर है, इसने पूरी मूल पे चल रही, बिल्कुल खार के फेंक दी। आप 150 गोरू है। 150 गोरू है। हाँ साहब, बंद नहीं कर रहा था, थोड़ी बहुत बंद करे, बस रात के नकार दिए थे, ज्यादा नहाक के तो छाड़ दिए थे। समस्या है कि जो अन्ना जानवर हैं गांव के, ग्राम प्रधान से निवेदन करते हैं कि ये गौशाला में इनका उपाय करिए। और खेती ज्यादा है हमारे पास, कहीं 8 बीघा का नंबर, कहीं 10 बीघा का, कहीं 15 बीघा का। और कहाँ रखाएंगे अगर ऐसे अन्ना जानवर छोड़ेंगे ग्राम प्रधान। तो हमारी तो योगी सरकार से यही निवेदन है कि अपना गौशाला में बढ़िया ले जाएं और खाना पीना इनको खिलाएं। कानपुर में एक नन्ना मुन्ना बच्चा मिला, जो कि मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा फैन है। इस बच्चे की बातें सुनकर सभी हैरान हैं। जहां एक नाबालिग बच्चा खुद को मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा फैन बताते हुए इटावा जाने की बात कह रहा है, और आपको बता दें कि बच्चा तुतलाते हुए कह रहा है कि जब उसे पता चला कि मुलायम सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो अपने घर नौतनवा से निकलकर इटावा की ओर जाने लगा। जिसके बाद बच्चा गोरखपुर से कानपुर आया, तो वहां स्टेशन पर पुलिस ने बच्चे को पकड़ लिया। साथ ही बच्चा ये कहते हुए भी नजर आ रहा है कि मुलायम सिंह हमें जानते थे, हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। चलिए सुनाते हैं आपको बच्चे की बातें। विधानसभा है। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे मुलायम सिंह के देखने के लिए। हमको पता चला कि मुलायम सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, देखिए कपड़ा भी नहीं पहने हैं हम। यहाँ पे तुरंत हम ट्रेन में बैठे, लक्ष्मीपुर से बैठे गोरखपुर आए। यहाँ पे बैठे गोरखपुर से नीचे कानपुर स्टेशन पे हैं। अब हम यहाँ गोरखपुर से तब लखनऊ आए हैं, उनसे पहले आले बैठे उनके। हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। स्कूल की छात्राओं को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई। कन्या जूनियर और हाई स्कूल की छात्राओं को ट्रेनिंग दी गई। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर दी गई ट्रेनिंग। सामाजिक संगठन ने सिखाई बंदूक चलानी। ट्रेनिंग देकर सिखाया आत्मरक्षा के गुण। कुरारा ब्लॉक के स्कूल में दी छात्राओं को ट्रेनिंग। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। स्कूल की छात्राओं को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई। कन्या जूनियर हाई स्कूल की छात्राओं को दी गई ट्रेनिंग। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के मौके पर छात्राओं को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई।
लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी रुपए और आभूषण चोरी कर फरार हो गए। चोरी की सूचना पड़ोसी ने मकान में रहने वाले को दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार वापस आकर देखा तो घर में सारा सामान बिखरा हुआ था और नकदी रुपए भी नहीं थे। पड़ोसी ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आगरा से बड़ी खबर आ रही है। बेबी रानी मौर्य के आवास से पहुंचे लोग। क्षेत्र में विकास कार्य न होने से जनता नाराज। लोगों ने कॉलोनियों के बदले थे नाम। बदबूदार कॉलोनी, दुर्गंध कॉलोनी जैसे नाम रखे थे। इसी इलाके में है क्रिकेटर दीपक चहर का आवास। जनता ने सौंपा बेबी रानी मौर्य को ज्ञापन। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। बेबी रानी मौर्य के आवास पहुंचे लोग। आगरा से बड़ी खबर। क्षेत्र में विकास कार्य न होने से जनता परेशान है। लोगों ने कॉलोनियों के नाम बदले थे और बदबूदार कॉलोनी, दुर्गंध कॉलोनी जैसे नाम रखे थे। इसी इलाके में है क्रिकेटर दीपक चहर का घर। वहीं लोगों ने बेबी रानी मौर्य को ज्ञापन सौंपा। ठाकुरगंज में एक युवक की पिटाई से हुई मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार ये मामला गर्माता जा रहा है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से युवक की जान गई है। परिजनों का कहना था कि मकान खाली कराने को लेकर युवक की पिटाई की गई थी, जिसकी शिकायत मृतक ने पुलिस से भी की थी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने 2 आरोपियों साहबू और वीरू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो युवक की जान बच सकती थी। जो उठा के पटक दिया। किसने पटक दिया? साहब। और कौन था साथ में? वो वीरू कह रहा है कि कमरा खाली करो। हाँ। तो कमरा नहीं खाली करें तो वही लात मार देंगे। अच्छा, ये बात भाई जो बताओ। कब की बात है ये? जी ये तो अभी 5 दिन हुए हैं। हाँ। 4-5 दिन। और ये तो रोशनी वाले दिन की बात है जो पड़ती है। थाने जब गई थी तो क्या हुआ? कंप्लेन की थी? कंप्लेन किया रहा मगर पुलिस वाले कोई नहीं सुनवाते हैं। पुलिस वाले नहीं सुनवाते हैं। पुलिस वाले नहीं आए। तुम गई थी थाने? जी डॉक्टरी रिपोर्ट भी हुई। अच्छा, डॉक्टरी रिपोर्ट भी रख ली नहीं पुलिस वाले। नहीं तो जिसने मारा तो पकड़ा नहीं गया? नहीं। चलिए अब आपको ले चलते हैं एटा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एटा वासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात दी। परिषद के माननीय सदस्य श्री आशीष कुमार यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह जी, हरिओम जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद एटा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, विधानसभा चुनाव के बाद जनपद एटा में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विधानसभा चुनाव में आप सबने आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए जो अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है, उसके प्रति आभार व्यक्त करने और जनपद को 419 करोड़ 75 लाख इन परियोजनाओं का उपहार देने के लिए मैं आज अपने माननीय सांसद और विधायकों के साथ आपके बीच आया हूं। इन सभी परियोजनाओं के लिए
मैं जनपद एटा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, अभी हम लोगों ने यहां के थर्मल पावर प्लांट का भी निरीक्षण किया है। 12,300 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत उत्पादन का इतना बड़ा संयंत्र आपके यहां लग रहा है। अगले वर्ष तक जब चालू होगा तो यहां से 1320 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होगा और इतना बड़ा पावर का स्टेशन यहां के विकास को एक पहचान भी देगा और यहां के विकास में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इसके लिए जहां मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, वहीं आज एटा अपनी एक नई पहचान और नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, एटा की एक पहचान कोई सोचता था कि एटा में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज आपके जनपद में जहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्यक्रम भी अंतिम चरणों में चल रहा है, वहीं एटा के जलेसर में बनने वाले जो घंटे हैं, ये पूरे देश और दुनिया के अंदर हर धार्मिक अनुष्ठान में जब बजते हैं तो एटा और जलेसर का स्मरण हर व्यक्ति कर पाता है। बिना यहां की घंटी बजे तो कोई अनुष्ठान पूरा होता ही नहीं है। और मैं भी देख रहा था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोगों ने एटा के साथ इन सभी कार्यक्रमों को भी जोड़ा हुआ है। मुझे बताया गया कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्यक्रम के बाद एटा में एक भव्य घंटा बज रहा है मंदिर पे लगाने के लिए, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के अंदर बज सके और पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर सनातन हिंदू धर्म के डंके को दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम इसकी आवाज करेगी। भाइयों बहनों, हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इसी संकल्प के साथ हम सबको जोड़ने का काम किया। उन्होंने साफ कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम सब भारतवासी अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को यानी 75 वर्ष की सफलता की इस कहानी के साक्षी बन गए हैं। 75 वर्ष की यात्रा किस रूप में अनुभव है? जो ब्रिटिश कभी भारत पर शासन किया था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में वह भारत उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनता है। यानी ये भारत की प्रगति की एक नई कथा कहती है। विकास के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, हाईवे का निर्माण, पावर प्लांट का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक नई कहानी को कहता है, जो विकास की गति को एक नई तीव्रता प्रदान करता है। तो लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी किस रूप में आम जनमानस को उपलब्ध कराने के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर द्वार तक पहुंचाने का कार्य हुआ है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। भाइयों बहनों, जब शांति होती है, समृद्धि होती है, उन स्थितियों में आम जनमानस के बीच में योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये अच्छी बात है। लेकिन जब विपत्ति होती है, हर व्यक्ति अपनी जान को बचा रहा होता है और स्थितियों में शासन की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य आज जो संभव हो पा रहा है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण ही संभव हो पाया है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में
पूरी दुनिया पस्त थी। दुनिया के विकसित देश कोरोना महामारी के सामने पूरी तरह पस्त हो चुके थे, लेकिन भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश था जो अपने देश की जनता के जीवन को भी और उनकी जीविका को भी बचाने का कार्य कर रहा था, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा था। फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में टीका और फ्री में खाद्यान्न की सुविधा भी हर गरीब तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम जिस युद्ध स्तर पर चल रहे थे। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में महीने में 2 बार खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य संकट के इस दौर में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य किया। 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज पूरे देश के अंदर फ्री में उपलब्ध कराई गई, तो उत्तर प्रदेश में 39 खबरें। नमस्कार।